Welcome everyone to the class of corporate accounting. So our topic for today is accounts of insurance companies. Now first of all let's understand the meaning of insurance. The insurance को आप बीमा भी कहते हैं in हिंदी. So insurance क्या है? First of all it's a contract. Contract है between two parties. इसमें जो दो parties हैं वो कौन सी हैं? जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है उस कंपनी को आप इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर कहते हैं एंड द अदर पार्टी जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रही है दैट कंपनी दैट पर्सन इज नोन एज दैट इंडिविजुअल इज नोन एज इंश्योर्ड. सो देर आर टू पार्टीज इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. इन दोनों पार्टीज में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन होता है उस डॉक्यूमेंट को पॉलिसी के नाम से जाना जाता है. सो दिस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में. उस कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों पार्टीज सिग्नेचर्स करती हैं. सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो किस लिए रहा है? बिकॉज ये जो इंश्योरर है, इंश्योर्ड कौन है? वो व्यक्ति या वो कंपनी जिसको किसी प्रकार का कोई रिस्क है, खतरा है. अब खतरा किस चीज का हो सकता है? जान का खतरा हो सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है, बिल्डिंग में आग लग गई, या फिर पानी से खतरा हो सकता है, आपकी जो गुड्स हैं वो वाटरवेज के थ्रू आप कहीं पहुंचवा रहे हैं, आपका स्टॉक खराब हो सकता है, आपकी जो व्हीकल्स हैं उनको डैमेज होने का डर है. सो देर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ रिस्क. तो आपको बहुत सारे खतरे हैं और इन खतरों की वजह से आप प्रॉपरली रात को सो नहीं पा रहे हैं. तो आप क्या करेंगे? आप अपने खतरे को, आप अपने रिस्क को ट्रांसफर कर देंगे. आप अपने रिस्क को किसे ट्रांसफर करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे. क्योंकि आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है. ठीक है? जो प्रीमियम है दैट कैन बी मंथली, दैट कैन बी क्वार्टरली, दैट कैन बी हाफ ईयरली, दैट कैन बी एनुअली, ईयरली. ओके. सो आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करके अपने जो खतरे हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं टू द इंश्योरेंस कंपनी ताकि आप सुकून की नींद सो पाए. जो इंश्योरेंस कंपनी है ये क्या करती है? ये आपके रिस्क्स को, आपके अगर आपके खतरे मटीरियलाइज हो जाते हैं, जो आपने सोचा था अगर वो वैसा हो जाता है, वो जो रिस्क है वो मटीरियलाइज हो जाता है और उस रिस्क की वजह से आपको लॉस सफर करने को मिलता है, आपको आपको नुकसान हो जाता है, तो आपकी क्षति को, आपकी हानि को, हानि की क्षतिपूर्ति जो करता है वो कौन करती है? इंश्योरेंस कंपनी करती है. ठीक है? इस क्षतिपूर्ति को आप इंडेमनिटी भी कहते हैं. यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है ये प्रीमियम लेने के बाद आपसे वादा करती है कि अगर आपको आपके किसी भी रिस्क की वजह से लॉस सफर करने को मिलता है तो उस लॉस को वो इंडेमनीफाई करेगी. ओके. सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट under which one party which is known as insurance, जिसे आप बीमा, इंश्योरर जिसे आप बीमा करता कहते हैं, the insurer undertakes to indemnify. वो अंडरटेक करता है कि आपके लॉस को वो इंडेमनीफाई करेगा. किसे? टू द अदर पार्टी. अदर पार्टी कौन है? द अदर पार्टी इज नोन एज इंश्योर्ड, जिसे आप बीमाकृत कहते हैं. सो दिस पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी, इज बीमा करता एंड जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल इज नोन एज बीमाकृत, इंश्योर्ड, फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय हिम. ताकि अगर इंश्योर्ड, बीमाकृत, अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस सफर करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करेगी. इट्स सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंड द डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है उस डॉक्यूमेंट को पॉलिसी कहा जाता है. नाउ इफ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के प्रकार क्या हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस जिसे आप एश्योरेंस भी कहते हैं, and the second type of insurance is general insurance. So life insurance में अगर आपको जान का खतरा है तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं.
जिसमें अगर व्यक्ति को ये खतरा है कि उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी को कौन संभालेगा, उसको अपने परिवार की चिंता है, जिस वजह से उसको ये रिस्क है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। तो ऐसे खतरे में वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकता है। और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आप तब बाय करते हैं जब आपको आपके व्हीकल्स का कोई खतरा है, आपको हेल्थ रिलेटेड रिस्क है, या फिर ट्रैवल का रिस्क है, ट्रैवल के टाइम पे कोई रिस्क हैं, आपको आग लगने का खतरा है, तो आप फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप मरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं। सो दीज आर जनरल अंडर जनरल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एश्योरेंस में अगर आपको जान का खतरा है तो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। सो यहाँ पर जो इंश्योर्ड है ये इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है, बाय करके इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है। सो अब इसको अमाउंट मिलता कब है, जो इंश्योर्ड है उसे अमाउंट कब मिलता है, जब ये जो इंश्योर्ड है ये एक फिक्स्ड एज तक पहुंच जाता है, उसकी जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंश्योर्ड ने 10 इयर्स की पॉलिसी ली है और 10 इयर्स तक जो इंश्योर्ड है, जो व्यक्ति है वो जिंदा रहता है। तो जैसे ही 10 इयर्स हो जाएंगे उसकी पॉलिसी को, तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो जैसे ही ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो मैच्योरिटी पर ये पैसा इंश्योर्ड को मिल जाएगा, अगर इंश्योर्ड जिंदा है तो। और अगर इंश्योर्ड जिंदा नहीं है, विद इन 10 इयर्स उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी है जिसका नाम उसने पॉलिसी में लिखा है कि मेरी मृत्यु के बाद ये पैसा किसे मिलना चाहिए, तो अगर 10 इयर्स के अंदर अंदर इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा किसको मिल जाता है, नॉमिनी को मिल जाता है। यानी कि फिक्स सम ऑफ मनी ऑन रीचिंग सर्टेन एज, जब टर्म ऑफ द पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो पैसा किसे मिल जाएगा, इंश्योर्ड को मिल जाएगा। यानी कि पॉलिसी जब मैच्योर हो जाएगी तो उसका पैसा इंश्योर्ड को मिल जाएगा अगर इंश्योर्ड जिंदा है तो। और अगर इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है उस ड्यूरेशन के बीच में, टर्म ऑफ द पॉलिसी के बीच में इंश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के टाइम पे वो पैसा किसको मिल जाता है, नॉमिनी को मिल जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आप किसी के लॉस को पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं है, जान अनमोल है, तो जान की कोई कीमत नहीं है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इंश्योर्ड की मृत्यु के बाद उसके घर वालों को कितना नुकसान हुआ है, आप उसके नुकसान को मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। रीजन बीइंग कि आप जान की कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि जान की आप कीमत नहीं लगा सकते, वो अनमोल है। इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें आप किसी के लॉस को पूरा नहीं कर सकते, आप उसके लॉस को किसी हद तक आप उसकी किसी हद तक भरपाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरे तरीके से आप उसके लॉस को इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसे आप एश्योरेंस भी इसीलिए कहते हैं। ओके, नाउ जनरल इंश्योरेंस में क्या है, जनरल इंश्योरेंस में अदर देन लाइफ, जान को छोड़ के बाकी जो भी चीजें हैं, अगर आपको उनसे उनका रिस्क है किसी प्रकार का, उनको उनके ऊपर लॉस होने का किसी प्रकार का रिस्क है, तो वो सब चीज़ें जनरल इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। सो जितने भी नॉन लाइफ एसेट्स हैं ये सब के सब जनरल इंश्योरेंस के अंडर आएंगे। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है ये इंश्योर्ड से वादा करती है कि किसी भी प्रकार का नॉन लाइफ एसेट्स के ऊपर जो भी रिस्क है, अगर उस रिस्क की वजह से कोई हानि हो जाती है तो ऐसे लॉसेस को इंडेमनीफाई करना, उनकी क्षतिपूर्ति करने का वादा इंश्योरेंस कंपनी करती है। सो इसमें मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं जनरल इंश्योरेंस के, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मरीन इंश्योरेंस अगर आपका सामान पानी के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू अगर
आप कहीं पर भेज रहे हैं या कहीं से मंगवा रहे हैं तो आप मरीन इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आपको आग से खतरा है तो आप फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे नॉन लाइफ एसेट्स आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो लॉस है उसको मेजर किया जा सकता है और इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा इंडेमनीफाई नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस ले रखी थी वो 10 लाख की इंश्योरेंस ले रखी थी, 10 लाख की इंश्योरेंस है आपकी बिल्डिंग की, और जब आपकी बिल्डिंग में आग लगी तो उसका एक पार्ट ऐसा था जिसको आपने बचा लिया, तो आपका जो ओवरऑल लॉस था वो 8 लाख का हुआ। 2 लाख की जो प्रॉपर्टी थी उसको आपने बचा लिया। सो आपने जो इंश्योरेंस ले रखी थी वो 10 लाख की ले रखी थी, लेकिन जो एक्चुअल लॉस आपको हुआ है दैट इज जस्ट 8 लाख रुपीज। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 8 लाख ही देगी, 8 लाख या 8 लाख से कम देगी। आप इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली थी तो मुझे 10 लाख ही दिए जाएं। इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को गुड बनाएगी। इंश्योरेंस कंपनी कैन जस्ट मेक योर लॉस गुड, लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी भी प्रॉफिटेबल पोजीशन पर नहीं रखेगी। इसीलिए इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी क्षति, आपकी जो हानि है, आपकी जो लॉसेस हैं, सिर्फ उनकी पूर्ति की जाती है। आपको प्रॉफिटेबल पोजीशन पे नहीं रखा जा सकता। आप इंश्योरेंस से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, आपको इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं हो सकता, सिर्फ आपके लॉसेस की भरपाई हो सकती है। इसीलिए इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इसमें आप किसी के लॉस को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जान की कीमत नहीं है। कितना लॉस एक व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार वालों को हुआ है आप उसको मेजर नहीं कर सकते। इसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है। अगर आपने 10 लाख की इंश्योरेंस करवाई है तो जैसे ही आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, 10 लाख प्लस बोनस ऑब्वियसली, तो आपको पूरा का पूरा पॉलिसी का अमाउंट मिल जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, यहाँ पर आपको जितना पॉलिसी का अमाउंट है वो पूरा मिल जाता है, इसीलिए इसे आप एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में आपको पूरा का पूरा पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिलता, आपको सिर्फ आपके लॉस की भरपाई की जाती है, इसीलिए इसे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जो बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है ये समझ में आ गया होगा। नाउ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सीइंग द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया कि जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। ओके, एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज यहाँ पर डेथ या फिर मेच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलना है दैट इज फिक्स्ड। ओके, द इवेंट, देखो डेथ तो अटल है, होनी ही होनी है। सो यहाँ पर जो इवेंट है दैट इज बाउंड टू अकर, ये होकर ही रहेगी। डेथ और मेच्योरिटी ये होकर ही रहेगी, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो मे और मे नॉट मटीरियलाइज। वो जो इवेंट है जिसका आपको खतरा है वो हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है कि ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने फायर इंश्योरेंस ली है, ये जरूरी नहीं कि आग लगेगी ही, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है आग ना लगे। अगर आग लग गई तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और अगर आग नहीं लगती तो आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। दैट इज वाई जो जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ क्लेम। यहाँ पर
पॉलिसी का जो क्लेम है वो कितना बनेगा, जितना भी आपने जो पॉलिसी का अमाउंट है, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एश्योरेंस दी थी कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा, वो सारा का सारा अमाउंट पेबल होता है, पॉलिसी का पूरा अमाउंट आपको मिल जाता है अंडर लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जितना आपका लॉस हुआ है उतना या फिर उससे कम ही आपको पेबल होता है, कभी भी लॉस से ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं मिलता अंडर जनरल इंश्योरेंस। इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्पस, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है लाइफ इंश्योरेंस लेने का। जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं वो प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के मकसद से लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। यानी कि इसमें सुरक्षा भी रहती है कि इन केस अगर डेथ हो गई तो जो परिवार है वो सुरक्षित रहेगा, तो प्रोटेक्शन तो रहती ही है। साथ में कुछ लोग इसे इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी देखते हैं, इसमें निवेश भी करते हैं, अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हैं वो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उससे ज़्यादा अमाउंट आपको यहाँ पर मिलता है। सो पीपल go for life insurance for two purposes, protection as well as investment. And if we talk about general insurance, तो जनरल इंश्योरेंस लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जोखिमों से सुरक्षा चाहते हैं, दे वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट पीरियड, अगर हम अवधि की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो मोस्टली ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये 1 साल के लिए ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हर साल इसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हीकल की इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव कार्स, और कार्स की अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप उसको हर साल रिन्यू करवाते हैं कि नहीं। सो जनरल इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेट ऑफ प्रीमियम, तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो फिक्स किया जाता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि जो इंश्योर्ड की एज है, जो बीमाकृत है उसकी एज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो पॉलिसी की अवधि है, कितने टर्म, कितने टाइम की पॉलिसी है, 5 साल की है, 10 साल की है, 15 साल की है, इसके हिसाब से प्रीमियम फिक्स किया जाता है। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीमियम है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि आप किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, कितना खतरा इन्वॉल्व है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है ये हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देती हूँ कि सरेंडर वैल्यू क्या है, कि अगर सरेंडर मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना। ओके, सो सरेंडर वैल्यू में क्या है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देना चाहते हैं कि अब मैं और प्रीमियम पे नहीं कर सकता या करना नहीं चाहता, तो ऐसे में आप अपनी पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी को सरेंडर कर सकते हैं। ऐसे में आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू होती है, आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके जितनी भी सरेंडर वैल्यू है वो इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में सरेंडर वैल्यू जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। नाउ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, कि कितना रिस्क ऐसा है जो कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा किसी भी तरह का रिजर्व नहीं बनता, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में जो अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व है दैट इज क्रिएटेड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, तो इंश्योरेंस कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 1/9 हिस्सा जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है। लेकिन अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इस प्रकार का कोई भी प्रॉफिट पॉलिसी होल्डर्स को नहीं दिया जाता। ओके, प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं दिया जाता है जनरल इंश्योरेंस के केस में। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अंडर दिस इज रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेसेस को रेगुलेट, नियंत्रित कौन करता है?
सो इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है दैट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। सो IRDA एक्ट के कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो जो भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं या जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है दैट इज 100 करोड़। तो न्यूनतम 100 करोड़ रुपए से रुपए आपकी जो पेड अप कैपिटल है अगर वो है तो ही आप लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप री इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड अप कैपिटल और ज़्यादा होती है, 200 करोड़ की रिक्वायरमेंट है अगर आप री इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सो री इंश्योरेंस किसे कहते हैं, इसमें क्या सब होता है, ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आने वाली स्लाइड्स में मैंने री इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही देखो कि अगर आप सिंपल इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप री इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हैं तो 200 करोड़ की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, देन ओनली यू कैन स्टार्ट इंश्योरेंस बिजनेस। जो अकाउंटिंग ईयर है इंश्योरेंस कंपनी का वो अगेन 31 मार्च को एंड होगा। देन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी बनेगी, रेवेन्यू अकाउंट बनेगा सबसे पहले तो, जिसे आप पॉलिसी होल्डर्स का अकाउंट भी कहते हैं और इसे आप टेक्निकल अकाउंट भी कहते हैं। ओके, सो रेवेन्यू अकाउंट यानी कि पॉलिसी होल्डर्स का अकाउंट बनेगा। जो सेकंड अकाउंट बनेगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे आप शेयर होल्डर्स अकाउंट भी कहते हैं। एंड उसके बाद आपकी एंड में बनेगी बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू IRDA रेगुलेशंस। सो IRDA ने कुछ फॉर्म्स दिए हैं, कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, उस फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली ही आपको ये तीनों चीज़ें बनानी हैं। क्या क्या, रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इनका फॉर्मेट क्या है। जो इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही हैं उनको स्केड्यूल A के हिसाब से IRDA रेगुलेशंस का जो स्केड्यूल A है, स्केड्यूल A के हिसाब से अकाउंट्स बनाने हैं। सो अगर हम स्केड्यूल A देखें तो स्केड्यूल A में रेवेन्यू अकाउंट यानी कि पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट जो है वो बनेगा फॉर्म ARA के अकॉर्डिंगली। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जिसे आप शेयर होल्डर्स अकाउंट भी कहते हैं, इसके लिए अलग से फॉर्मेट है जिसे आप फॉर्म APL कहते हैं, और बैलेंस शीट जो बनेगी दैट विल बी मेड विद द फॉर्मेट फॉर्म ABS के हिसाब से बनेगी। ओके, सो दीज आर द 3 फॉर्मेट्स। रेवेन्यू अकाउंट का जो फॉर्मेट है दैट इज फॉर्म ARA, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है दैट इज फॉर्म APL, एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट है फॉर्म ABS के हिसाब से। ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए है। जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है उसके लिए अलग से फॉर्मेट्स हैं। वो तो बात थी लाइफ इंश्योरेंस की। अब अगर हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे विल बी मेड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्केड्यूल B ऑफ IRDA रेगुलेशंस। सो स्केड्यूल B जो है उसमें क्या सब बनेगा, रेवेन्यू अकाउंट बनेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट फॉर्म BRA, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म BPL के हिसाब से बनेगा, और जो बैलेंस शीट है फॉर्म BS के अकॉर्डिंगली बनाई जाएगी। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए स्केड्यूल A फॉलो किया जाएगा एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के लिए स्केड्यूल B फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म ARA यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो फर्स्ट अकाउंट बनता है दैट इज पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, जिसे आप रेवेन्यू अकाउंट भी कहते हो। तो वो जो रेवेन्यू अकाउंट है वो इस फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म है ये, फॉर्म ARA के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी का नेम आएगा, इंश्योरेंस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये आएगा। उसके बाद मेंशन किया जाता है रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल का रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हो, 31 मार्च मान लीजिए 2023 का बना रहे हो तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 आ जाएगा। देन पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, इसे जो रेवेन्यू अकाउंट है इसे आप पॉलिसी होल्डर्स या फिर अकाउंट या फिर टेक्निकल अकाउंट भी कहते हो। तो यहाँ पर जो अकाउंट जो कॉलम्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे स्केड्यूल के नेम्स आ जाएंगे, नंबर आ जाएगा स्केड्यूल का,
करंट ईयर की फिगर्स आएंगी, पिछले साल की फिगर्स आ जाएंगी इस कॉलम में। सो फर्स्ट आपका जो बनेगा दैट इज प्रीमियम्स अर्न्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है, सबसे बड़ा जो अमाउंट आता है वो प्रीमियम से आता है। सो जो इंश्योर्ड हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को अपना जब रिस्क ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं। सो जितना भी इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम अर्न किया है वो सब प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा। प्रीमियम, री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन अभी आप सिर्फ ये जानो कि यहाँ पर जो भी प्रीमियम है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, चाहे वो री इंश्योरेंस सीडेड का इंश्योरेंस है या री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का प्रीमियम है, वो सब यहाँ पर आ जाना है। देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपकी इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उन इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड्स या रेंट आ रहा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनकम है। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं तो उनको सेल करने पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने पे कोई लॉस हो रहा है वो आ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव फिगर में आएगा। ओके, रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर किसी और तरह की इनकम हो रही है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वो सब इनकम्स यहाँ पर आ जाएंगी। सो ये सब क्या है, दीज ऑल आर इनकम्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी, और इन सब का आप टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ ए। सो जब आप ये प्रीमियम्स के बारे में लिखते हैं तो इसके लिए आप जो डिटेल्स हैं वो कहाँ पर देते हैं, शेड्यूल 1 बनाते हैं आप, उसमें आप सारे प्रीमियम्स की डिटेल देते हैं कि ये प्रीमियम्स आए हैं। ओके, तो इसका जो डिटेल्ड नोट बनता है वो शेड्यूल 1 में बनता है। कैसे बनता है धीरे धीरे करके आने वाली स्लाइड्स में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी बता रही हूँ कि जो रेवेन्यू अकाउंट है वो किस तरीके से बनाया जाता है। सो यहाँ पर जो इनकम्स हैं इसका टोटल आ जाएगा, इसे आप लिखेंगे टोटल ए। देन आप बात करेंगे एक्सपेंसेस की। सो सबसे पहले जो एक्सपेंस है दैट इज कमीशन। अब कमीशन कौन सी है, इंश्योरेंस कंपनीज के जो एजेंट्स होते हैं, जो एजेंट्स हैं वो बिजनेस लेकर आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए। सो इन एजेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देती है, जितना बिजनेस वो लेकर आते हैं उसके हिसाब से उनको कमीशन दी जाती है। तो ये जो कमीशन है ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है। सो ये यहाँ पर खर्चों में आ जाएगा, और इसके लिए आप डिटेल्ड नोट बनाएंगे जिसे आप शेड्यूल 2 में दिखाएंगे। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, ऐसे जो भी खर्चे इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो कि इंश्योरेंस बिजनेस के साथ संबंधित हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस शेड्यूल 3 में आ जाएंगे। इसके लिए आप डिटेल्ड नोट बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई डाउटफुल डेट्स हैं उसके लिए कोई प्रोविजन बनाना है वो आ जाएगा यहाँ पर। कोई बैड डेट्स हैं जिसको आपने राइट ऑफ करना है वो आ जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आप इसको +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं, डाउटफुल डेट्स के बारे में, बैड डेट्स के बारे में। देन अगर आपने टैक्सेशन की कोई प्रोविजन बनाई है वो यहाँ पर आ जाएगा, और किसी प्रकार की कोई प्रोविजन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर वो सभी खर्चे आ जाएंगे जो कि इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जो कि इंश्योरेंस बिजनेस के साथ संबंधित हैं। ओके, तो इन सब एक्सपेंसेस का आप टोटल कर देंगे एंड दिस विल बी टोटल बी। उसके बाद आप वो खर्चे लिखेंगे जैसे कि बेनिफिट्स पेड। और बेनिफिट्स पेड क्या है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स पे करती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रीमियम लिया है, तो अगर वो जो खतरे हैं जिसके लिए प्रीमियम लिया गया है, अगर वो खतरे मटीरियलाइज हो जाते हैं, लोगों को जो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को जब इंश्योरेंस कंपनी उन लॉसेस की भरपाई करती है, जिसे आप क्लेम्स कहते हैं या फिर एन्युइटीज कहते हैं, तो ये सभी क्लेम्स क्या हैं, ये बेनिफिट्स पेड हैं। और ये बेनिफिट्स पेड आप शेड्यूल 4 में लिखते हैं। इनमें क्या सब आएगा आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कोई इंटरिम बोनस पे किया है, या फिर कोई लाइबिलिटी में किसी प्रकार का चेंज है, या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस में कोई अमाउंट पे किया है, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में कोई अमाउंट पे किया है, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और ये होगा टोटल ऑफ सी। सो जो सरप्लस या डेफिसिट आएगा वो डी होगा। वो किस प्रकार से आएगा,
जो इनकम है आप उसे लेंगे, इन इनकम्स में से आप बी और सी यानी कि ये जो एक्सपेंसेस हैं इनको आप माइनस कर देंगे, तो जो नेट फिगर आएगी दैट विल बी सरप्लस। सरप्लस मतलब ये प्रॉफिट हो जाएगा एक तरह से, अगर ए में से बी और सी माइनस करने के बाद अमाउंट बचता है दैट विल बी सरप्लस। और अगर बी और सी ज़्यादा है यानी कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम्स कम हैं तो आपके पास डेफिसिट आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। उसके बाद नीचे एप्रोप्रिएशंस आएंगी। एप्रोप्रिएशंस में क्या सब आता है कि आपने इस सरप्लस को, इस प्रॉफिट को किस प्रकार यूटिलाइज किया है। कुछ अमाउंट शेयर होल्डर्स अकाउंट में चला जाएगा, अदर रिजर्व्स में चला जाएगा, और जो बैलेंस है दैट विल बी बैलेंस बीइंग फंड्स फॉर फ्यूचर एप्रोप्रिएशंस। ये जो फालतू पैसा है ये बच जाएगा, इसको हम आने वाले टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस विल बी टोटल डी। एक एक आइटम को डिस्कस करते हैं जो हमने रेवेन्यू अकाउंट में पढ़ी हैं। तो इसमें हमने सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था इन इनकम्स दैट वाज प्रीमियम। सो प्रीमियम में क्या सब आएगा वो देखते हैं। जो प्रीमियम है दैट कम्स अंडर स्केड्यूल 1। प्रीमियम का जो डिटेल्ड नोट बनता है स्केड्यूल 1 में बनता है। सो प्रीमियम 3 प्रकार का हो सकता है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम एंड सिंगल प्रीमियम। तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम कौन सा होता है? जिस साल पॉलिसी होल्डर पॉलिसी बाय करता है तो उस साल का जो प्रीमियम जाता है, जो फर्स्ट प्रीमियम होता है दैट इज फर्स्ट ईयर प्रीमियम। उसके बाद जब पॉलिसी रिन्यू करवाई जाती है, जो लेटर ईयर्स का, फर्स्ट ईयर को छोड़ के जो आने वाले सालों का जो भी प्रीमियम जाता है उस प्रीमियम को आप बोलते हैं रिन्यूअल प्रीमियम। एंड सिंगल प्रीमियम क्या होता है कि कभी कभी जो पॉलिसी होल्डर है वो लमसम में ही यानी कि एक ही बार सारा पैसा पॉलिसी का पे कर देता है, बिगिनिंग में ही पे कर देता है, उसे क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली नहीं रखता, लमसम अमाउंट ही इंश्योरेंस कंपनी को एक ही बार पे कर देता है, तो इसको कहते हैं सिंगल प्रीमियम। तो जब प्रीमियम पेड का स्केड्यूल बनता है, स्केड्यूल 1 में बनता है, तो इसमें आप जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के पास आया, रिन्यूअल प्रीमियम आया या सिंगल प्रीमियम आया, इन सब टाइप्स ऑफ प्रीमियम्स को ऐड करके अलग अलग दिखाते हैं। उसके बाद आप नीचे ये भी दिखाते हैं कि कोई ऐसा प्रीमियम भी है जो अभी आने वाला रहता है, यानी कि प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है क्योंकि वो इसी साल से रिलेटेड है तो इसे आप ऐड कर देते हैं। और जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर में था, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में जो प्रीमियम था, दैट मीन्स कि वो प्रीमियम पिछले साल के साथ रिलेटेड है, तो इसे आप माइनस कर देंगे। सो जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का प्रीमियम है इसे आप लेस करेंगे और एंड ऑफ द ईयर के प्रीमियम को आप ऐड करेंगे। तो प्रीमियम्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम आती है दैट इज री इंश्योरेंस प्रीमियम। सो री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझते हैं। देखिए ये इंश्योर्ड है और ये जो इंश्योर्ड है इसने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली है और ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रहा है। ओके, सो अब ये इंश्योरेंस कंपनी 1 है एंड दिस इज इंश्योरेंस कंपनी 2। अब जो इंश्योरेंस कंपनी 1 है, जिससे कि इंश्योर्ड ने ओरिजिनली पॉलिसी बाय करी है, इस इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि जो इंश्योर्ड का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये इंश्योरेंस कंपनी इस रिस्क को अकेले बियर नहीं कर सकती। सो ये इंश्योरेंस कंपनी इस टोटल रिस्क में से कुछ रिस्क दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को सीड कर देती है। ओके, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को पास ऑन कर देती है और इसे कहा जाता है री इंश्योरेंस सीडेड। ओके, तो ये जो री इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी 1 जो इंश्योरेंस कंपनी 2 के पास रिस्क ट्रांसफर कर रही है, इसे कहा जाता है री इंश्योरेंस सीडेड। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 2 इस रिस्क को एक्सेप्ट कर रही है, सो दिस इज नोन एज री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। सो इंश्योरेंस कंपनी 1 के लिए इसको री इंश्योरेंस सीडेड माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी 2 के लिए इसे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड माना जाएगा। फाइन, तो ये जो प्रीमियम इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी 1 को पे किया है, इसका कुछ हिस्सा ये इंश्योरेंस कंपनी 2 को दे देगी। ये वाली इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को दे देगी। सो पार्ट ऑफ द प्रीमियम या पार्ट ऑफ द रिस्क
प्रीमियम का कुछ हिस्सा या जो रिस्क का हिस्सा है, खतरे का जो हिस्सा है, जो कि कंपनी 1 कंपनी 2 को ट्रांसफर कर रही है, इसे री इंश्योरेंस कहा जाता है। और कंपनी 1 के लिए इसे री इंश्योरेंस सीडेड कहा जाएगा और कंपनी 2 के लिए इसे री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड माना जाएगा। देखिए नोट में क्या लिखा है कि जो री इंश्योरेंस प्रीमियम जो कंपनी 1 पे कर रही है, ये इसके लिए एक्सपेंस होगा और कंपनी 2 के लिए ये रेवेन्यू होगा। ओके, इसके लिए एक्सपेंस है क्योंकि इसको ये पेमेंट कर रही है ये वाली कंपनी, और इसके लिए ये इनकम है क्योंकि इसके पास इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है। सो री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस प्रीमियम। जब इंश्योर्ड का जो खतरा है वो इंश्योरेंस कंपनी 1 को ज़्यादा लगता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को अपना खतरा पास ऑन कर देती है, और इस कंसेप्ट को आप री इंश्योरेंस कहते हैं। देखिए री इंश्योरेंस प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी 1 है उसके लिए री इंश्योरेंस प्रीमियम जो है दैट इज एन एक्सपेंस, और जो कंपनी 2 है उसके लिए री इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, इनकम है। ये हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। सो क्योंकि कंपनी 1 के लिए ये एक्सपेंस है, इसीलिए आप इसको टोटल प्रीमियम में से माइनस कर देंगे, और क्योंकि कंपनी 2 के लिए ये इनकम है, इसीलिए आप इसके प्रीमियम में इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, री इंश्योरेंस सीडेड, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है, और यहाँ पर नेम आ जाएगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इस कंपनी के लिए इनकम है। Now the next term is claims. अब क्लेम का मतलब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट पे करती है इंश्योर्ड व्यक्ति को, बीमाकृत को, जो अमाउंट पे करती है जब जो खतरे वाली इवेंट है, जो खतरे वाली जो घटना है अगर वो घटित हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो उस व्यक्ति को पेमेंट करती है उसे आप क्लेम कहते हैं। सो जो क्लेम है वो किस टाइम पे पेबल होता है। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कब पे करना होता है, फर्स्ट या तो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो क्लेम पे करना है, और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती, जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाती है, तो ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो जो पॉलिसी की अवधि है वो समाप्त होने पर इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसे क्लेम पे करना होता है। सो जो क्लेम है वो दो इवेंट्स में, क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में देख रहे हैं कि क्लेम कब पे करना है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कब पे करना होता है, या तो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए या फिर जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाए। इन दोनों केसेस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कब पे करना है, या तो इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है, या फिर जब इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ नहीं होती लेकिन जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है, उस वक्त लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम की पेमेंट करनी है। सो ये इंश्योर्ड है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रहा है, और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये एक फिक्स्ड टर्म के बाद जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो इसे कहा जाता है क्लेम ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के टाइम पे फिक्स्ड सम ऑफ मनी इंश्योर्ड को पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, या फिर अगर डेथ नहीं हो, अगर पॉलिसी मैच्योर होने से पहले ही अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इसे कहा जाता है क्लेम ऑन मैच्योरिटी, और जो फिक्स सम ऑफ मनी है ये इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को पे कर देती है। अब देखिए क्लेम्स को किस तरीके से ट्रीट करना है। सो रेवेन्यू अकाउंट के स्केड्यूल 4 में हम इसको डिटेल में शो करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्लेम्स बाय डेथ आता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो कितना क्लेम पे करना है। अगर पॉलिसी होल्डर की जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी पे कितना क्लेम पे किया है। जो भी एक्सपेंसेस क्लेम से रिलेटेड हैं वो सब ऐड हो जाएंगे। ऐसे क्लेम्स जो कि एंड ऑफ द ईयर पे आउटस्टैंडिंग हैं वो ऐड हो जाएंगे। ऐसे क्लेम्स जो आउटस्टैंडिंग हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो माइनस हो जाएंगे। और वो सब क्लेम्स जो कि आपने री इंश्योरेंस
में सीड किए थे, आपने अपना रिस्क दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र किया था ना, तो जो रिस्क आपने दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र किया था, तो उसके लिए आपने प्रीमियम पे किया था दूसरी कंपनी को, तो वो कंपनी आपको क्लेम की भरपाई करेगी। तो वो क्लेम्स आप इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आपको दूसरी कंपनी से मिल रहा है क्लेम, तो ये आपके खर्चे में से माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही जो री इंश्योरेंस आपने दूसरी कंपनी से एक्सेप्ट करी थी, आपने दूसरी कंपनी का खतरा खुद मोल लिया था, तो उसे आप री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड कहेंगे। तो जो री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में आपने क्लेम्स पे करे हैं, वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा है। तो इस तरीके से स्केड्यूल 4 ऑफ रेवेन्यू अकाउंट में जो क्लेम्स की डिटेल है वो इस तरीके से शो की जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज एन्युइटी। तो ये भी बेनिफिट्स पेड में आएगा। बेनिफिट्स पेड कहाँ पर आते हैं? स्केड्यूल 4 में आते हैं। तो बेनिफिट्स पेड में सबसे पहले आप क्लेम्स के बारे में लिखेंगे, उसके बाद आप एन्युइटी के बारे में लिखेंगे। अब एन्युइटी का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो जब ये जो इंश्योर्ड व्यक्ति है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को लमसम अमाउंट एक ही बार पे कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए इसने इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दिए, तो जब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी खत्म होने के बाद, पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद, इंश्योर्ड व्यक्ति को हर साल कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे करती है, या लाइक फॉर एग्जांपल 20,000 पर एनम, हर साल 20,000 पे कर रही है, तो इस फिक्स्ड अमाउंट को आप कहते हैं एन्युइटी। सो यहाँ पर एन्युइटी में क्या है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति है वो एक ही बार पेमेंट करेगा, और जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हर साल या हर महीने या हर क्वार्टर इंश्योर्ड व्यक्ति को कुछ अमाउंट पे करती है, और इसे आप कहते हैं एन्युइटी। सो ये जो लमसम अमाउंट है जो इंश्योर्ड व्यक्ति ने इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी की स्टार्टिंग में दिया है, इसे आप इनकम कहते हैं। दिस इज एन इनकम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। और ये जो एन्युइटी पे हो रही है हर साल 20,000 पर एनम, एज लॉन्ग एज द इंश्योर्ड लिव्स, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इसको 20,000 प्रति वर्ष मिलता रहेगा। तो ये जो 20,000 प्रति वर्ष का जो खर्चा है, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो लमसम अमाउंट है ये इनकम है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और ये जो एन्युइटी 20,000 प्रति वर्ष की जो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा है। दिस इज एन एक्सपेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए एन्युइटी को ट्रीट कैसे करना है, किस तरीके से इसको शो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे बेनिफिट्स पेड जो हैं वो स्केड्यूल 4 में शो किए जाते हैं। तो स्केड्यूल 4 में जब हम जहाँ पर क्लेम्स शो करेंगे, वहाँ पर हमें एन्युइटी भी शो करनी है। तो बेनिफिट्स पेड में एन्युइटी जो कि आप 20,000 प्रति वर्ष की पे कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो ये स्केड्यूल 4 में शो होगा। और वो जो 1 लाख रुपीज़ का लमसम इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है स्टार्टिंग में, वो क्या है, वो इनकम है, और वो अदर इनकम्स में, रेवेन्यू अकाउंट में अदर इनकम्स में आ जाएगा। जो ए पार्ट है वहाँ पर आएगा, और जो स्केड्यूल 4 है ये सी पार्ट में जाकर, जहाँ पर बेनिफिट्स पेड हैं, वहाँ पर आपको शो करना होगा। अब जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या है? इफ पॉलिसी होल्डर इज अनेबल और डज नॉट वांट टू पे फर्दर प्रीमियम, अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है कि मुझे और प्रीमियम पे नहीं करना, और प्रीमियम पे नहीं करना चाहता, या फिर और प्रीमियम पे नहीं कर सकता, अब उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि वो और प्रीमियम पे कर सके, या फिर वो प्रीमियम पे करना ही नहीं चाहता, तो वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी को आप सरेंडर कर देते हो, तो उसके बाद आपको इन फर्दर, इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता। नो फर्दर प्रीमियम इज टू बी पेड आफ्टर सरेंडर। एक बार जब आप पॉलिसी अपनी सरेंडर कर देते हो, उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है। सो सरेंडर वैल्यू क्या होती है? जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हो, तो उस सरेंडर करने के बदले में आपको कितने पैसे इमीडिएटली उसी वक्त आपको इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा कैश में मिलता है, उस वैल्यू को, उस मूल्य को आप सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो जब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देता है,
तो सरेंडर करने पे उसको जो भी अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को आप क्या कहते हैं, सरेंडर वैल्यू। तो इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एन्युटी को ट्रीट किया था, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा है, जो सरेंडर वैल्यू है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा है, पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ रहा है। सो इसे भी आप शेड्यूल 4 में शो करते हैं, कहाँ पर, बेनिफिट्स पेड में शो करते हैं, जहाँ पे आपने क्लेम्स शो किए थे। सो आप क्लेम्स, बेनिफिट्स पेड में क्या सब आएगा, अगर आप क्लेम्स पे कर रहे हैं, सेकंड अगर आप एन्युटी का अमाउंट पे कर रहे हैं, थर्ड अगर इंश्योरेंस कंपनी सरेंडर वैल्यू का अमाउंट पे कर रही है, तो ये सब क्या है, ये सब है बेनिफिट्स पेड, और इन्हें आप कहाँ पर शो करते हैं, शेड्यूल 4 में शो करते हैं। नेक्स्ट आइटम इज बोनस पेड। अब बोनस क्या होता है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स का जो भी हिस्सा पॉलिसी होल्डर को पे किया जाता है, उस प्रॉफिट के हिस्से को बोनस कहा जाता है। सो जब इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रॉफिट्स होते हैं, तो अगर वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस देती है, प्रॉफिट्स का 1/9 जो हिस्सा है वो पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है, और इस 1/9 हिस्से को क्या कहा जाता है, बोनस कहा जाता है। इसको कैसे शो करना है, क्योंकि जो बोनस है वो एक तरह से एक्सपेंस है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको भी शेड्यूल 4 में बेनिफिट्स पेड के अंडर शो किया जाता है। तो बेनिफिट्स पेड में क्या सब आया, सबसे पहले क्लेम्स आए, सेकंड एन्युटी, थर्ड सरेंडर वैल्यू, फोर्थ जो भी बोनस पे किया जा रहा है पॉलिसी होल्डर्स को, ये सब चीजें बेनिफिट्स पेड में आएंगी। तो चलिए अब, क्योंकि हम मोस्टली सारे आइटम्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब आपको इन सब टर्म्स के बारे में पता चल गया, अब आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले पार्ट ए बनेगा, पार्ट ए में सारी इनकम्स आएंगी। तो इनकम्स में सबसे पहले प्रीमियम्स आएंगे, और प्रीमियम्स के लिए कौन सा शेड्यूल बनाएंगे आप, शेड्यूल 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके सारे प्रीमियम्स आ जाएंगे, और अगर आपने री इंश्योरेंस कोई सीड करी है तो वो यहाँ पर आएगी, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का प्रीमियम आ जाएगा, ये सारे प्रीमियम्स यहाँ पर आ जाएंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स में इसके लिए कोई स्केड्यूल नहीं बनता है, आप डायरेक्टली यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट आ रहा है तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। तो या फिर कोई अदर इनकम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अदर इनकम में क्या आ जाएगा आपका, जो एन्युटी से लमसम मिल रहा है, एन्युटी की वजह से जो लमसम मिल रहा है स्टार्टिंग में, वो आपकी इनकम थी, जो 1 लाख रुपीज है वो आपकी इनकम थी, तो वो इनकम कहाँ पर आ जाएगी, अदर इनकम्स में आ जाएगी। सो दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी में आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जिसमें जो एजेंट को कमीशन दे रहे हैं वो आ जाएगा, इसके लिए शेड्यूल 2 बन जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली संबंधित हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद पार्ट सी में फिर से आपके अदर एक्सपेंसेस आएंगे। फॉर एग्जांपल जो बेनिफिट्स पेड है, बेनिफिट्स पेड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्लेम्स आते हैं, एन्युटी का अमाउंट आता है, सरेंडर वैल्यू आती है, ओके। तो ये सब बेनिफिट्स पेड में आ जाएगा, बोनस भी आएगा इसमें। उसके अलावा इंटरिम बोनस या फिर अमाउंट सीडेड इन री इंश्योरेंस, ये सब आपका पार्ट सी में आ जाएगा, और जब आप ए में से बी और सी माइनस कर देंगे तो आपके पास सरप्लस या फिर डेफिसिट निकल के आएगा। सो जब आप फॉर्म ए आर ए बना लेते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, उसके बाद आप ये स्केड्यूल्स बनाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए शेड्यूल 1 में प्रीमियम है, जिसमें आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम, रिन्यूअल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सब का अमाउंट अलग अलग लिखेंगे, और इसमें आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम्स जो हैं, इसको हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रीमियम्स के बारे में डिस्कशन करी थी। देन कमीशन एक्सपेंसेस में कमीशन पेड, जो आप एजेंट्स को कमीशन पे कर रहे हो फर्स्ट ईयर प्रीमियम के लिए, रिन्यूअल प्रीमियम के लिए, सिंगल प्रीमियम के लिए, जो भी आप कमीशन पे कर रहे हो वो सब आएगा यहाँ पर। और इसमें आप ऐड करेंगे कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, जो री इंश्योरेंस का बिजनेस आपको मिला है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको अपना रिस्क ट्रांसफर किया है, तो आपके पास प्रीमियम आया होगा, तो उसके लिए आपने अपने एजेंट को कमीशन दी होगी, सो दिस कमीशन विल बी एडेड। एंड सिमिलरली जो री इंश्योरेंस आपने सीड करी है, आपने दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी कमीशन है वो यहाँ पर
माइनस हो जाएगी एंड अल्टीमेटली आप इनको ऐड माइनस करके नेट कमीशन निकालेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, उसमें आपके पास ये लिस्ट दी गई है, लेकिन आप मोस्टली ये एज्यूम करते हैं कि इसमें से जो कुछ आइटम्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ की रेम्यूनरेशन है उसको आप डायरेक्टली रिलेटेड मानते हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस को आप इंश्योरेंस बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मानते हो, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को, ये जो रेंट्स हैं, रिपेयर्स हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, इन सबको आप इंश्योरेंस बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं मानते, इसीलिए इनको आप रेवेन्यू अकाउंट में नहीं लिखते हो, इनको आप कहाँ लेकर जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हो। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा कि ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं या नहीं है, तो आप इनको ऑटोमेटिकली कहाँ पर लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटर्स की फीस है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस हैं, इन सबको आप रिलेटेड नहीं मानोगे और इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाओगे। ठीक है, यहाँ पर शेड्यूल 3 में आपको ये सब इसीलिए बताया गया है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि ये सब एक्सपेंसेस इंश्योरेंस बिजनेस के साथ संबंधित हैं तो ही आप इनको यहाँ पर लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इनको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। देन बेनिफिट्स पेड में क्या सब आएगा, इंश्योरेंस क्लेम्स बाय डेथ, बाय मैच्योरिटी, एन्युइटीज आ जाएंगी, री इंश्योरेंस आ जाएगा, सरेंडर वैल्यू आ जाएगा, तो ये सब चीजें बेनिफिट्स पेड में आ जाएंगी। तो इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसमें हमने रेवेन्यू अकाउंट इस सेशन में डिस्कस किया है। अब आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्म APL, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।